हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स का जो है क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे, देन हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट जरा फाइल लगा लेते हैं। फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल होता क्या है? फेरस धातुएं होती हैं धातुएं, यानी कि फेरस एक होता है नॉन फेरस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि आपका क्या क्लासिफिकेशन होता है? मेटल आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। यानी कि धातुएं दो मुख्य रूप से जो है दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। एक होता है लौह धातु, एक होता है अलौह धातु। फेरस मेटल कंटेन आयरन एंड एज द मेन एलिमेंट, यानी कि फेरस मटेरियल जो होता है उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है उसका आयरन होता है। नॉन फेरस मेटल डू नॉट कंटेन आयरन, यानी कि अलौह धातु में जो है आपका लोहा नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ आयरन ओर्स, यानी कि आपके आयरन ओर्स के जो है, यानी कि और मतलब अयस्क, लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं? एक आपका हेमेटाइट होता है, एक आपका लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट एक होता है, एक आपका पायराइट होता है, एक आपका सिडेराइट होता है। हेमेटाइट में जो है आपका आयरन Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा 70% होती है, और आपका लिमोनाइट में जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है आपका 60% आयरन होता है, लगभग 60% लोहा। और इसमें मैग्नेटाइट में जो आपका आयरन होता है जनरली Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड होता है। तो जो है इसको 70 to 75% आयरन इसमें अवेलेबल होता है। सीडेराइट में जो है आपका आयरन 40% अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है आपका? पिग आयरन आपका होता है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे को जनरली हम पिग आयरन बोलते हैं। कच्चा आयरन जो लोहा होता है वो आपका शुद्ध, जो कच्चा शुद्ध आयरन होता है वही पिग आयरन होता है। जो कंपोनेंट ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पिग आयरन में जनरली जो है आपका 3 से 4% आपका जो है कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा 3 से 4%। सिलिकॉन 0.5 to 3.5% होता है। मैग्नीज मैग्नीज आपका 0.5 to 2% होता है। सल्फर आपका 0.02 से लेकर के 0.1% होता है। फास्फोरस आपका 0.0 to 1% होता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? जो कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है। इसे जो है हार्डन किया जाता है, यानी कि मतलब कि थोड़ा कठोर किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन जो है नरम और जो है मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता इसके। यानी कि कच्चा लोहा जो है इसे ना हम जो है नरम कर सकते हैं, ना हम अपना जो है इसको थोड़ा मतलब कि मैग्नेटाइज, मतलब कि आपका चुंबकीय भी चुंबकीकृत भी नहीं कर सकते हैं। कच्चा लोहा जो होता है इसमें जो आपका कभी जंग नहीं लगता है, जो आपका कच्चा लोहा होता है, लेकिन इससे जो है रिवेटेड या वेल्टेड भी नहीं किया जा सकता है। जो कच्चा लोहा है आपका, इसमें जंग भी नहीं लगता है, लेकिन इसको ना तो हम रिवेटेड सेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे रिवेट लगाते हैं हम लोग एक मेंबर से दूसरे मेंबर को जोड़ने के लिए, और ना हम इसमें को वेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वेल्ड करेंगे तो कच्चा लोहा है तो जो है पिघल जाएगा ना। और जो इसकी कच्चा लोहा है, इसकी पिग आयरन की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, पिग आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, लेकिन टेंशन और शियर स्ट्रेंथ जो है इसकी कम वीक होती है, बहुत वीक होती है। इसका यूज जनरली हम कॉलम बेस प्लेट और डोर ब्रैकेट के रूप में करते हैं। पिग आयरन में 95% आयरन होता है और 4 से 5% आपका कार्बन होता है।
पिग आयरन के जो है उत्पादन में 3 ये प्रोसेस होते हैं। आपका ड्रेसिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया और आपका स्मेल्टिंग हो गया। ड्रेसिंग क्या होता है आपका? ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्ले, लोम एंड अदर इम्प्योरिटीज ऑफ फ्रॉम आयरन। यानी कि ड्रेसिंग मतलब कि धुलना, यानी कि मतलब कि ड्रेसिंग की किसी भी मतलब कि उसमें मटेरियल में जो अशुद्धियां हैं उनको निकालना ड्रेसिंग हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं पिग आयरन का ड्रेसिंग। पिग आयरन में ड्रेसिंग के रूप में हम जो है क्ले हो गया आपका, लोम हो गया आपका एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम आयरन ओर। यानी कि जो आपका पिग आयरन में क्ले, लोम और अदर इम्प्योरिटीज हैं, इनको जो है हटाने की प्रोसेस को हम ड्रेसिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, या रोस्टिंग भी इसको जनरली बोल देते हैं। कैल्सिनेशन आपका यानी कि निस्तापन, जनरली इसको रोस्टिंग भी बोल देते हैं। समझे भाई? तो इन दिस प्रोसेस और इज हीटेड इन absence or limited supply of air to remove moisture and gases like carbon dioxide and hydrogen oxide। यानी कि इस प्रकार की इस प्रोसेस में जो है आपका अयस्क को सीमित वायु या बिना वायु के गर्म किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैस निकल जाए। यानी कि कैल्सिनेशन में जब हम इसको एयर के रूप में प्रेजेंस में करेंगे या फिर एयर के विदाउट ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, तो जो है जब इसको करेंगे तो जो है इसमें हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस यानी कि जो आपका वाटर है इसको निकाला जाता है। स्मेल्टिंग आपका क्या होता है? स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम और बाई हीटिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। यानी कि स्मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करके धातु निकाली जाती है, उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। इसके लिए जो है ब्लास्ट फर्नेस का जनरली यूज करते हैं। यानी कि स्मेल्टिंग में लौह अयस्कों से लौह प्राप्त करने के लिए जो है, यानी कि जो आपका आयरन ओर है उससे आयरन प्राप्त करने के लिए जो है आयरन ओर को पिघलाने की प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में अयस्कों को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो है हम ये आपका यहाँ पे कट कर दीजिए, जो आपका ये लिखा है बिना हवा की उपस्थिति में, यानी कि ये आपका बिना वायु के, ये इतना कट कर दीजिए। 1 मिनट। बिना वायु के नहीं। नेक्स्ट, स्मेल्टिंग में जो है हम एयर के प्रेजेंस में जो है हम इसको गर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग में हम जो है जो इम्प्योरिटीज हैं, क्ले हुआ और लोम हुआ, अदर इम्प्योरिटीज, इनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, आपका ब्लास्ट फर्नेस मटेरियल क्या है? ब्लास्ट फर्नेस मटेरियल जैसे आपका फ्यूल के रूप में हम जो है कोयला यूज करते हैं, फ्लक्स के रूप में हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं जो कोयले को जलाकर प्राप्त किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब कार्बन कार्बन यानी कि कोयला को जो कोक को जलाया जाता है तब हमको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन के क्या प्रॉपर्टी है? पिग आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल। अभी बस जस्ट बताया था पिग आयरन आपका जो है कठोर होता है और ब्रिटल नेचर का भी होता है। इट कैन बी हार्डन बट कैन नॉट बी टेम्पर्ड और मैग्नेटाइज्ड इजिली। यानी कि इसे कठोर बनाया जा सकता है लेकिन इसे आसानी से टेम्पर या चुंबकीय नहीं किया जा सकता। टेम्पर मतलब कि किसी भी जैसे कोई मटेरियल है आपका, जैसे आप मटेरियल छोड़ो, आप समझो जैसे मोबाइल आप लेते हो अपना, तो नया मोबाइल लिए तो नया नए पे ज्यादा केयर करते हो ना। तो सोचते हो भाई कहीं मोबाइल गिर ना जाए, स्क्रीन ज्यादा महंगी पड़ती है, 2-2.5 हजार की पड़ेगी, तो जो है अपना फिर दिक्कत हो जाएगी, जो है अपना ग्लास लगवा लेते हो उस पे, तो उसको बोलते हैं टेम्पर। इसी प्रकार से इसमें भी टेम्पर होता है, यानी कि लोहे के ऊपर टेम्पर चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर, तो इसको टेम्पर के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं ना। चुंबकी जो है आपका चुंबकी की नहीं भी नहीं बनाया जा सकता, वही सेम इसमें भी है। इट कैन बी वेल्डेड
आर रिवेटेड, यानी कि इसे वेल्डिंग और रिवेटिंग भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई मेंबर है तो उसको जो है हम ना इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं ना इसमें रिवेटिंग कर सकते हैं। कास्ट आयरन आपका क्या होता है? कास्ट आयरन व्हेन द कार्बन कंटेंट इज इन आयरन इज मोर देन 2% इट इज कॉल्ड कास्ट आयरन, यानी कि जब लोहे में कार्बन की मात्रा 2% से अधिक होती है तो उसे कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्रॉम पिग आयरन, यानी कि जो कास्ट आयरन आपका होता है इसको जो है पिग आयरन से प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन को जनरली हम पिग आयरन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जो होता है कोक हुआ आपका, चूना पत्थर हुआ आपका, इनको पिघलाकर जो है रिमेल्टिंग करके जो है ढलवा लोहा बनाते हैं। ढलवा लोहा जो होता है आपका यानी कि कास्ट आयरन बनाने के लिए क्यूपोला भट्टी का यूज करते हैं। क्यूपोला एक प्रकार की भट्टी होती है, उसका यूज करते हैं। जो आपका कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है इसमें 2 से 4% होती है और जो है जनरली 2 से 4% के बीच में लाई करती है, लेकिन 2% हाँ है तो ठीक है, लेकिन 2 से 4% तक जो है इतना टॉलरेंस दे देते हैं। फास्फोरस जो है कास्ट मटेरियल की तरलता को बढ़ा देता है। जो आपका फास्फोरस होता है, एक जो आपका कास्ट आयरन है इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है और मैग्नीज कास्ट आयरन को जो है ब्रिटिल और हार्ड बना देता है। इसलिए जो है मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा जो है 0.75 से कम रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटिल, यानी कि आपका जो कास्ट आयरन होता है ये हार्ड और ब्रिटिल नेचर का होता है। इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ड, यानी कि फोर्ड मतलब कि फोर्ज नहीं किया जा सकता। कास्ट आयरन का को फोर्ज का मतलब हिंदी में तो नहीं पता है, लेकिन इसे हिंदी में अरे ध्यान नहीं है, बाकी इसीलिए कहते हैं आप लोगों से कि इंजीनियरिंग जो है इंग्लिश में थोड़ा आइए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड थोड़ा दिक्कत देते हैं हिंदी में। कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ड, यानी कि कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया सकता। इट कैन बी इजिली कास्ट इनटू डिफरेंट शेप, यानी कि इसे जो है डिफरेंट शेप में भी ढाला, विभिन्न प्रकार के शेप में ढाला जा सकता है। जो कास्ट आयरन आपका होता है इसको विभिन्न शेप में ढाल सकते हैं हम। नेक्स्ट, रॉट आयरन आपका आ जाता है। नेक्स्ट, रॉट आयरन क्या होता है? यह लोहे का सबसे जो है शुद्धतम रूप होता है, यानी कि सबसे प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यानी कि जो रॉट आयरन है, देखो रॉट आयरन का कुट्टा लोहा लिखा है, क्या कुट्ट लोहा मतलब कि इसमें क्या समझोगे आप? रॉट इसको जनरली पिटवा लोहा भी बोलते हैं ना, तो इस वजह से इंग्लिश में आइए आप लोग, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। रॉट आयरन जो है इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। जो रॉट आयरन है ये सबसे शुद्धतम रूप होता है। इट कंटेन्स अबाउट 99.5% आयरन, यानी कि इसमें जो है 99.5% जो है आयरन आपका होता है। कार्बन कंटेंट इज अबाउट 0.05 टू 0.15, जो इसमें कार्बन कंटेंट होता है इसमें 0.05 से लेकर के 0.15% तक के होता है। रॉट आयरन के उत्पादन में जो है हम जनरली एक परावर्तनी भट्टी, यानी कि जो परावर्तनी भट्टी होती है उसका यूज करते हैं। जनरली उसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस भी बोलते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉट आयरन, इट इज डक्टाइल एंड मेलेबल, यानी कि जो रॉट आयरन है इसमें डक्टिलिटी बहुत होती है। यानी कि जिसमें डक्टिल, देखो एक बात ध्यान रखना, जिसमें डक्टिलिटी होगी उसमें थोड़ा हार्डनेस कम होगी। क्योंकि डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, यानी कि किसी भी चीज को कितना खींचा जा सकता है। जैसे कितनी भी डक्टिलिटी मतलब एक पतले, मतलब कि आप कह सकते हैं एक वायर है इसको, नहीं एक आपका जैसे ये आपका कोई मतलब कि लोहे का टुकड़ा है, आयरन का ये कोई टुकड़ा है लोहे का, तो इसको खींच करके हम कितना लंबा बना कर लंबा करके वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे जनरली डक्टिलिटी बोलते हैं। धातुवर्तनीयता का होती है आपका मेलेबल, यानी कि इस जो ये जो आपका मटेरियल है, ये मटेरियल है जो इसको हम कितना जो है
पीट पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं, इसको जनरली हम मेलेबल बोलते हैं। पतली पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, उसको मेलेबल बोलते हैं। इट इज टफ एंड मेलेबिलिटी इलास्टिक, यानी कि यह मजबूत और माध्यम लोचदार होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि जो इसकी राट आयरन की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इट इज, और ये जो है आपका टफ भी होता है थोड़ा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी रॉट आयरन की क्या है? फिजिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपका 1.86 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। पॉइजन रेशियो जनरली इसका 0.278 होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 7.8 होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ रॉट आयरन रूफ कवरिंग मटेरियल बनाने में, छत की चादर बनाने में, क्योंकि रॉट आयरन का जो है आपका मेलेबिलिटी अधिक होती है ना, तो जैसे कोई, तो इसको जो है हम चादर के रूप में बना सकते हैं, तो इसको इसलिए हम रूफ कवरिंग मटेरियल के रूप में यूज कर लेंगे। रिवेट बनाने में इनका यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनको अगर कोई, जैसे कोई टुकड़ा है आयरन का, रॉट आयरन का, तो इसको जो है हम खींच करके जो है थोड़ा रिवेट के साइज में भी बना सकते हैं। चेन चेन भी बना सकते हैं। रेलवे वर्क, ये जो है थोड़ा शुद्ध होता है, तो इसका जो है रेलवे वर्क्स में, रेलवे के कार्यों में इनका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील। अब आपका आ गया है स्टील। स्टील क्या होता है? स्टील में एक आपका होता है बेसेमर प्रोसेस होता है, एक आपका ओपन हर्थ प्रोसेस होता है, एक आपका ड्यूप्लेक्स प्रोसेस होता है, एक आपका सीमेंटेशन प्रोसेस होता है, फिर आपका जो है क्रसिबल स्टील प्रोसेस होता है, फिर आपका जो है स्टील इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, फिर आपका लिंज डॉनविट एलडी प्रोसेस होता है। हम्म चलिए देखते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका, स्टेनलेस स्टील में जो आपका क्रोमियम होता है 18% होता है, निकिल और निकिल आपका 12%, और जो है मोलिब्डेनम आपका एक होता है, उसको मोलिब्डेनम जनरली 2% मिलाकर बनाते हैं। मोलिब्डेनम जो है आपका वो 2% होता है। चलिए नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कंटेन क्रोमियम 18% एंड निकिल 18 to 12%। स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम 18% और जो है निकिल आपका 8 से 12% होता है। नहीं, निकिल आपका क्रोमियम 18%, निकिल 12%, 12, हाँ 8 से 12 कह सकते हैं, लेकिन और एक अदर मटेरियल भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, उसको 2% ले लेते हैं, तो उसको निग्लेजिबल ही समझो, यानी कि ना के मात्रा में। तो अगर ना मिला है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी उससे। तो मोलिब्डेनम जो है आपका वो 2% होता है, ठीक है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कि जो है ये स्टेनलेस स्टील है, इसका जो है जंग के प्रति बहुत ही अच्छा जो है कोरोजन होता है। जो स्टेनलेस स्टील है आपका, इसमें जो है आपका कोरोजन के प्रति आपका बहुत ही अच्छा जिम्मेदार होता है। इसमें कोरोजन नहीं नहीं होता। कभी आपने स्टील के बर्तन देखे? स्टील के बर्तन में तो खाना ही बनाते हैं, खाते हैं, थाली वगैरह हो गए, तो इसमें कभी जंग लगते हुए देखे? इट इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन यूटेनलेस यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल इक्विपमेंट, यानी कि इनका उपयोग रसोई के बर्तन, शल्य चिकित्सा उपकरण और रासायनिक उपकरण बनाने में करते हैं इनका यूज। नेक्स्ट, ग्लेविजिंग ग्लेवनाइजिंग। ग्लेवनाइजिंग क्या होता है? ग्लेवनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन और स्टील, यानी कि ग्लेवनाइजिंग वह प्रोसेस होता है जिसमें हम लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे ये कोई लोहा है हमारा, ये कोई लोहे का टुकड़ा है, अब इसमें जंग ना लगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इस पे जो है लगाएंगे। तो जनरली हम जो है इस पे कोटिंग कर देते हैं, किसकी? जिंक या स्टील की परत चढ़ा देते हैं। जैसे इसमें जो है फिर हम जाएंगे और ले आएंगे अपना जिंक और को ये लगा दिए परत। कहाँ जा रहे हो यार?
एक तो पेन टाइप नहीं है, दिक्कत हो रही है, पता नहीं कब तक टाइम लगेगा उसको आने में। ऑर्डर कर चुके हैं फिर भी अभी आया नहीं भाई। ग्लेवनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन स्टील, यानी कि ग्लेवनाइजिंग जो प्रोसेस है इसके ऊपर ऐसे परत एक चढ़ा देते हैं। तो पेन टाइप आ जाए फिर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हर एक टॉपिक। इट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम कोरोजन, यानी कि यह लोहे को जो है जंग से बचाता है। आपका जो एक ग्लेवनाइजिंग होता है ये जनरली आपको जंग से प्रोवाइड कराता है, जंग से बचाता है, जंग नहीं लगने देता है। टिन प्लेटिंग क्या होता है आपका? टिन प्लेटिंग जो है, टिन प्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग टिन ऑन आयरन शीट, यानी कि टिन प्लेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें लोहे की चादर पर जो है, जैसे आपका लोहे की चादर है उसी पर टिन की चादर चढ़ा दिए। इट यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर फूड मटेरियल, यानी कि इनका जो टिन होता है इसका यूज जनरली टिन प्लेटिंग, इसका यूज फूड मटेरियल में को जो है डिब्बों, फूड मटेरियल के डिब्बे जो होते हैं उनको बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील आपका क्या होता है? हाई कार्बन स्टील कंटेंट्स 0.80 टू 1.50% कार्बन, यानी कि जो आपका हाई कार्बन स्टील होता है इसमें जो है जनरली आपका जो है 0.80% से लेकर के 1.50% तक जो है आपका कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन जितना मिलाएंगे उतना ही हार्डनेस बढ़ेगी। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्डर देन माइल्ड स्टील, यानी कि ये जो माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील है ये जो है हार्डन देन माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील से हार्ड होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम होता है, इसमें जो है थोड़ा ठीक ठाक होता है, 1.50% तक कार्बन ले लेते हैं तो जो है हार्ड हार्ड हो जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स, स्प्रिंग्स एंड हाई स्ट्रेंथ वायर, यानी कि इसका यूज जनरली काटने वाले औजार, स्प्रिंग और उच्च शक्ति वाले इस तार बनाने के लिए किया जाता है। जो आपका हाई कार्बन स्टील है इसका यूज औजार बनाने में करते हैं आपका जो है, और स्प्रिंग्स बनाने में करते हैं। हाई मतलब कि आपका उच्च शक्ति वाले तार बनाने में करते हैं, हाई स्ट्रेंथ वायर्स, समझ गए? इसमें भी आपका 3 टाइप का होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो है। आपका एक होता है डेड माइल्ड स्टील होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस देन 15% होता है। एक आपका माइल्ड स्टील होता है जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 से लेकर के 0.30 होता है। एक आपका जो है मीडियम कार्बन स्टील होता है जिसमें 0.30 से लेकर के जो है 0.80 तक का जो है आपका कार्बन होता है। एक हाई कार्बन स्टील होता है जिसमें आपका 0.8 से लेकर के 1.5% तक का होता है कार्बन परसेंटेज। नेक्स्ट, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील या हार्ड स्टील, यानी कि जनरली इसको हाई कार्बन स्टील को हम हार्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। हाई कार्बन स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनरली, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 7.9 होती है, क्योंकि जो है आपका हाई कार्बन स्टील को हार्ड स्टील भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होने की वजह से जो है हार्डनेस के गुण आ जाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी जो है 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। हाई स्टील हाई कार्बन स्टील जो है आपका ज्यादा टफ, ज्यादा हार्ड, ज्यादा इलास्टिक होता है माइल्ड स्टील की तुलना में। देखते हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन माइल्ड स्टील, यानी कि यह माइल्ड स्टील की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होता है। इट इज लेस डक्टाइल एंड डिफिकल्ट टू वेल्ड, यानी कि यह कमतर नहीं होता है, इसकी वेल्डिंग करना, इसको जो है वेल्डिंग करना आसान, कठिन होता है इस पे, क्योंकि भाई डक्टिलिटी इसमें नहीं होती है, इस वजह से जो है वेल्डिंग करना टफ होता है थोड़ा। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स, कटिंग टूल्स एंड हाई स्ट्रेंथ वायर्स। एक डबल हो गया है क्या? हाँ डबल हो गया है, 2 बार आ गया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है इसकी? 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, जनरली इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अभी बताए 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, जनरली 1400 से लेकर के 2000
न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बीच इसका इतना टॉलरेंस दे देते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी 2.06 इंटू 10⁵ और 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। पॉइजन रेशियो इसका 2.295 होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 7.90 या 7.9 होता है। यूजेस, इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इट इज यूज्ड मेकिंग मशीन पार्ट्स, यानी कि हाई कार्बन स्टील जो होती है इसका यूज हम जो है मशीन के पार्ट्स बनाने में करते हैं। इट कैन रेजिस्ट शॉक एंड वाइब्रेशन, यानी कि ये जो हाई कार्बन स्टील है शॉक लोडिंग, रेजिस्टेंस शॉक, यानी कि झटके, एक झटके मतलब कि अचानक से सडन जो है आपका झटका लगता है। जैसे कभी देखे होंगे अचानक से जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक से जो है झटका लगता है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करता है। और वाइब्रेशन जो होता है आपका भूकंप के समय जैसे बिल्डिंग हिलने लगती है तो वाइब्रेशन के प्रति भी इसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील, डेड स्टील, कार्बन 15% उल्टा लगा दिया है भाई। माइल्ड स्टील 0.15 टू 0.30%, मीडियम कार्बन स्टील 0.30 से लेकर के 0.80%, हाई कार्बन स्टील या हार्ड स्टील कार्बन की मात्रा इसमें 0.80 से लेकर के 1.5% तक होती है। नेक्स्ट, इतना ही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं इससे पूछता है एग्जाम में, तो थोड़ा बता देते हैं। जनरली यही पूछता है टाइप ऑफ स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है ये सब। बाकी माइल्ड स्टील वगैरह तो आप स्टील में पढ़ेंगे, आरसीसी में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो जो है ज्यादा इस वजह से भी इसमें नहीं लिखा है। तो माइल्ड स्टील आपका बता दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। माइल्ड स्टील जो होता है, तो माइल्ड स्टील को जो है सॉफ्ट स्टील कहते हैं। माइल्ड स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होने की वजह से आसानी से वेल्डिंग और फॉर्जिंग किया जा सकता है। फॉर्जिंग जानते हो क्या होता है? फॉर्जिंग मतलब कि किसी धातु को निर्धारित आकार प्रदान करना फॉर्जिंग कहलाता है। माइल्ड स्टील ज्यादा डक्टाइल, ज्यादा टफ, ज्यादा इलास्टिक और ज्यादा मेलेबल होता है और रॉट आयरन की तुलना में। डक्टाइल मतलब कि धातुओं को तार खींचने में के प्रोसेस होता है। टफनेस आपका धातु की इम्पैक्ट लोडिंग के प्रति क्षमता होती है जो, तो वो भी इसकी अच्छी होती है। इलास्टिसिटी वह योग्यता जिसके फलस्वरूप धातु को दोबारा ओरिजिनल डायमेंशन को प्राप्त कर किया जा सकता है। तो इसमें जब भाई कम कार्बन परसेंटेज है, डक्टाइल है, तो इसको इसकी जो है आपका इलास्टिसिटी भी अच्छी होती है। मेलेबल योग्यता जिसके तहत जो है धातु को चादरों के आकार में बदला जा सकता है। इसको माइल्ड स्टील जो है इसको जनरली चादर के रूप में भी बदल सकते हैं। माइल्ड स्टील का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो जनरली 7.3 होता है। अदर बिल्डिंग मटेरियल की तुलना में सबसे ज्यादा इसे आसानी से जो है यूज किया जा सकता है। इसमें जो है जंग लग जाती है। इसे आसानी से जो है मैग्नेटाइज्ड, यानी कि मतलब कि चुंबकीय किया जा सकता है। इसमें जंग भी लगती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है मीडियम स्टील की 800 से लेकर के 1200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 600 से लेकर के 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इसका यूज जनरली तो जानते ही होंगे कि आरसीसी पढ़े हैं और डीएसएस पढ़े हैं, तो स्टील स्ट्रक्चर, तो रेनफोर्समेंट बार बनाने हैं, तो रेल्स बनाने हैं, इनका सबका यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है 15 से कम होता है। डेड माइल्ड स्टील इसे कहते हैं। मीडियम कार्बन स्टील आपका जो होता है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है 0.30 से लेकर के 0.80 के मध्य होता है। यदि माइल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन 15 से कम हो जाए तो उसे डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। अगर पॉइंट मतलब कि कहने का मतलब है 15% का परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर 0.15% से कम हो जाए तो उसे डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है इसका में जो है मीडियम कार्बन स्टील में 0.30 से लेकर के 0.80 के बीच में आपका कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन को बढ़ाने से स्टील की में जो है डक्टिलिटी के गुण में कमी होगी। मैंने पहले ही बताया था, अगर कार्बन की कंटेंट बढ़ेगा तो जो है उसमें डक्टिलिटी घटेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी। ठीक है। इसमें जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है पर। ठीक है। और जो आपका मीडियम कार्बन स्टील है इसका यूज जनरली प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने में करते हैं। माइल्ड स्टील को जो है प्री
स्ट्रेस कंक्रीट में यूज नहीं करते हैं, और जो आपका ये मीडियम कार्बन स्टील है इसको यूज कर लेते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाने में। क्योंकि जो माइल्ड स्टील इस वजह से नहीं यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लॉस ज्यादा होती है, क्योंकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो है लॉस ज्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप जो है यदि माइल्ड स्टील यूज किया जाए तो हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भाई अगर माइल्ड स्टील यूज करेंगे वो वैसे भी डक्टाइल है, तो हमको जो है खींचना पड़ता है उसके अंदर वायर को, तो जो है वो अच्छे से जो है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा ना। तो जो है इस वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं। एक आपका होता है हीट ट्रीटमेंट। क्या होता है ये जनरली पूछता नहीं है, हीट ट्रीटमेंट वगैरह इस्पात को उसमें उपचार देकर हम उसके गुण को जो है मॉडिफाई कर देते हैं, उसको जनरली हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस इतना तो आप लोग जानते होंगे। हार्डनिंग प्रोसेस जनरली क्विक रिवीजन किए हैं तो थोड़ा बहुत तो जो है इन चीजों में जो ज्यादा नहीं पूछता है उनको नहीं रखे हैं। बाकी जो है हार्डनिंग जैसे क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस में जो है इस्पात के सरफेस सतही हार्डनेस को जो है सरफेस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसके तहत जो है हम इस्पात को हीट करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर एवं कुछ देर तक और उसी ताप को जो है मेंटेन करके रखते हैं, और उसके बाद उसे कूल करने हैं तो उसे पानी में या फिर ऑयल में डुबा देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है रैपिड रेट ऑफ कूलिंग प्राप्त होती है। इस्पात को गर्म करने के बाद जो है पानी या तेल में डालकर कूल करने के प्रोसेस को क्विंचिंग कहते हैं। हार्डनिंग प्रक्रिया से जो स्टील में उसकी सतह से कुछ गहराई तक जो है आपका हार्डनिंग देखने को मिलने लगती है। जब इसमें पानी में डालेंगे अचानक गर्म करके तो कुछ हार्डनिंग मिलेगी। सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, आपका जो मार्टेनसाइट के बनाने की वजह से होता है, जो एक प्रकार का जो है फाइब्रियस स्ट्रक्चर होता है। टेम्परिंग क्या है, इस प्रोसेस में जो है हम जनरली क्या करते हैं, हार्डन्ड स्टील को जो है हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। उसमें हार्डनिंग में क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और इसमें टेम्परिंग में क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और फिर एयर कूलिंग करवाते हैं। उसमें जो है ऑयल या फिर वाटर कूलिंग करवाते हैं, और टेम्परिंग में एयर कूलिंग करवाते हैं। जब हार्ड ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो है स्टील की सतह से सरफेस स्ट्रेन हट जाता है। जब हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान रैपिड रेट से कूलिंग कराई जाती है तब सरफेस स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है। एक आपका होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में जो है स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है और उसे एयर कूलिंग करवाते हैं। एनिलिंग क्या होता है, इस प्रोसेस में जो है जनरली यह एक जनरल प्रोसेस होता है जनरली, जिसमें जो है किसी धातु को लिए जो है जनरली यह जो है आपका एनिलिंग है ये धातु के लिए भी करते हैं और ग्लास के लिए भी करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम स्टील को जो है क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गर्म करते हैं, लगभग वही 500 से लेकर के 600 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और उसे जो है एयर कूलिंग कराते हैं। एनिलिंग करने से जो है आपका इस्पात में जो है बहुत सारे गुण प्राप्त होते हैं। जैसे आपका होता है सरफेस स्ट्रेन को रिमूव हो जाता है अगर हम एनिलिंग कर दें, वार्ड्स रिमूव हो जाते हैं। अगर वार्ड्स रिमूव होंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपका जैसे मैकेनिकली प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकली प्रॉपर्टी हो गया, ये सब इंक्रीज हो जाती है। फिर आपका आता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, इस्पात के विभिन्न गुणों को जो है मॉडिफाई करने हैं तो हम जो है इस्पात में अलग अलग धातुओं को मिश्रण कर देते हैं। यही सब है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। चलो इसमें छूट गया है तो हम जब आरसीसी पढ़ेंगे या स्टील पढ़ेंगे तो उसमें हम जनरली कवर कर देंगे इसको, माइल्ड स्टील, टाइप ऑफ माइल्ड स्टील, पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन में, इतना पढ़ना पड़ेगा तो हम वहां कंप्लीट कर लेंगे, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना 2 चैप्टर का एक चैप्टर मिक्स कर देते हैं, जनरली ये भी उसी में मिक्स कर देना चाहिए क्योंकि छोटा चैप्टर था।
तो 2 चैप्टर अब करेंगे क्या, 2 चैप्टर बचे हैं आपका, एक ग्लास बचा है और एक आपका प्लास्टिक एनालिसिस बचा है। तो दोनों चैप्टर एक में करके अगर एक-एक चैप्टर लेंगे तो जनरली 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की क्लास बनेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। 10-15 मिनट की क्लास बनेगी। तो 2 चैप्टर एक में मिक्स करके जो है उसके बाद तीनों चैप्टर के जो है एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे। फिर आपका जो है ये आपका बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, इसको कंप्लीट करेंगे। अब उधर आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी रुका हुआ है थोड़ा, उधर भी जो है आपका कंटेंट नहीं बन पा रहा है, तो जो है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएंगे। आपका हाइड्रोलॉजी चल ही रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।